गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे। जो चैप्टर पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, उसमें हमने पिछले क्लास में तुम लोगों को बताया कि सामाजिक असमानता क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक स्तरीकरण, पूर्वाग्रह, बहिष्कार, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, ये सब हम लोग पिछले क्लास के वीडियोज़ में ही और टॉपिक में देखे हैं। आज आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे कि जातियों और जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य और अन्य संगठनों द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं। तो ये जातियों और जनजातियों का स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अगर हम देखें तो हमारे भारतवर्ष में सरकार के द्वारा जातियों और जनजातियों के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम चलाई जाती थी, जिसमें कि अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों को एक अलग ही स्थान दिया गया था और उनसे काफ़ी दुराव रखा गया, उनको दूर रखा गया, उनके प्रति भेदभाव की भावना थी। तो इसको मिटाने के लिए राज्य और अन्य संगठन के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, तो उसमें सबसे पहला है आरक्षण। आरक्षण का मतलब है रिजर्वेशन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं आरक्षण। इसमें उसको उसकी योग्यता के आधार पर जो भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वो दी जाती हैं। तो जैसे आरक्षण कहाँ कहाँ मिला, राज्य और केंद्रीय विधानमंडलों, विधानमंडल क्या क्या है, राज्य विधानसभाओं यानी लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आरक्षण हुआ। सरकारी सेवा में नौकरियों का आरक्षण मिला। शैक्षिक संस्थाओं में, सरकारी सेवा में देखती हो तुम लोग कि उसमें आरक्षण मिलता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को। शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण मिला। 1850 में जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम बना, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि केवल धर्म या जाति परिवर्तन के कारण ही नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा। यदि किसी तरह से उनके धर्म में परिवर्तन होता है या जाति में परिवर्तन होता है तो उसके अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा। तो ये इतना कुछ थे जो सामान्य रूप में इनके लिए व्यवस्था की गई, आरक्षण की व्यवस्था थी। इसी के साथ एक वर्ग और आता है, अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग में जातियों का एक बड़ा समूह है। हमारे देश में, पूरे देश में जातियों का एक बड़ा समूह ऐसा भी था। इन समूह में ही एक ऐसा समूह था जिसे नीचा समझा जाता था। उनके साथ भी भेदभाव होता था, लेकिन उन्हें अछूत नहीं माना जाता था। जैसे कि अनुसूचित जातियों को अछूत माना जाता है, उस तरह से इनको अछूत नहीं माना जाता था, बल्कि ऐसे इनको सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाता था। ये पढ़े लिखे तो थे, लेकिन इनको पिछड़ा वर्ग कहा गया। और यह जाति विषमता केवल हिंदू धर्म में नहीं थी, सभी प्रमुख भारतीय धर्मों में घुस आई है। इसलिए हम देखते हैं, तुम लोग भी देखती होगी अपने अपने यहाँ अपनी जाति में, कि अलग अलग सभी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में ये पिछड़ी जातियाँ पाई जाती हैं। इनकी अलग पहचान होती है, इनकी व्यावसायिक पहचान होती है, क्या काम करते हैं, ये सब इनकी पहचान होती है। तो ऐसे समूह को ओबीसी कहा गया, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है। इसके बाद आता है आदिवासी संघर्ष। तो ये एक जाति हो गई पिछड़ा वर्ग, और दूसरा हो गया आदिवासी। आदिवासी संघर्ष, जिसको कि हम भारतीय जनजातियाँ कहते हैं, ये जनजातियाँ आदिवासी भी कहलाती हैं। चूँकि इनका रहन सहन जंगली वातावरण में होता है, जंगलों में होता है, इसलिए यह शांति प्रिय होते हैं। और शांति प्रिय होने के साथ साथ इनके अंदर एक लोगों से लगाव रहता है, प्रेम से ये रहना चाहते हैं, बहुत शांति से अपना जीवन यापन करते हैं। जो जंगल में कंदमूल मिल जाता था उससे खा करके अपना जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे ब्रिटिश शासनकाल, अंग्रेजी शासनकाल में जब इनकी घुसपैठ हुई अंग्रेजी शासनकाल ने, तो अब इनके जो भी सुविधाएं थी उसको ये इनमें घुसपैठ करने लगे। तो इससे क्या हुआ, इनके अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ें पाई गई। नकारात्मक ये हुआ कि ये परिवर्तन करने लगे,
जब वहाँ घुसे तो उसमें उन्होंने कई तरह से परिवर्तन करना शुरू किया, जिसकी वजह से इनके अंदर नकारात्मक सोच आने लगा और यही नकारात्मक सोच इनके अंदर एक आंदोलन उत्पन्न कर दिया, जिसको कि जनजातीय आंदोलन कहते हैं। जनजातीय आंदोलन में जनजातियों को अन्य भारतीय जनसंख्या से अलग रखना निषिद्ध क्षेत्र और इन क्षेत्रों में आने जाने का अधिकार ईसाई धर्म प्रचारकों को ही था। कहने का मतलब कि जो ये जनजातियाँ थीं, इनको अन्य भारतीय जनसंख्या से अलग रखा गया, अर्थात इनका क्षेत्र जो है वो निषिद्ध क्षेत्र कहा गया, यानी इसमें कोई घुसपैठ नहीं कर सकता है। इन क्षेत्रों में आने जाने का अधिकार किसी को नहीं था, केवल किसको था? ईसाई धर्म प्रचारकों को था। चूँकि ये सोशल वर्कर भी होते थे, इसलिए इनको वहाँ जाने की सुविधा थी। इन नीतियों के विरुद्ध जनजातियाँ संघर्षरत रहीं। कहने का मतलब कि जब निषिद्ध क्षेत्र बन गया और ये लोगों को आने जाने नहीं मिला, तो इनके विरुद्ध जो है जनजातियाँ कुछ संघर्ष शुरू की। संघर्ष इसलिए हुआ कि अब यहाँ पर बाहरी लोगों ने ज़बरदस्ती वहाँ प्रवेश करना शुरू किया। बाहरी लोगों के प्रवेश से सांस्कृतिक मूल्यों को जबरन थोपा गया। सांस्कृतिक मूल्यों जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल है, उस मूल्यों को इनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया, जिसकी वजह से इनके अंदर विरोध उत्पन्न हुआ, एक आंदोलन आया। वनों एवं वन संपदा पर सरकारी एकाधिकार की नीति अपनाई गई, यानी सरकार ने इनके जो वन थे, वन की जो संपदा है यानी प्राकृतिक संपदा पर सरकारी अधिकार हो गया, जिससे कि जनजातियों में आक्रोश उत्पन्न हुआ, क्रोध आया उनके में, क्योंकि उनका क्षेत्र था ये और उनके क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाना सरकार ने समझा। इसी तरह से जनजातीय क्षेत्रों में खनिज पदार्थों के पाए जाने के कारण बाहरी लोग आकर्षित हुए और वो सीधे साधे जनजातीय लोगों का शोषण करना प्रारंभ कर दिए, यानी वहाँ घुसने लगे और उनको हटा करके अपना आधिपत्य जमाने लगे, जिससे कि इनके अंदर आंदोलन हुआ। अंत में क्या हुआ कि ये जनजातीय विवश होकर के जंगलों को छोड़कर रोजगार की तलाश में बागानों, खादानों और फैक्ट्रियों पर जाने लगे। इसका एक साक्षात उदाहरण मिलता है कि उड़ीसा में जो खेती हो रही थी, जो उनका स्थान था, उनको हटा करके और वहाँ पर लोगों ने अपना व्यापार शुरू कर दिया, जिससे कि वहाँ रहने वाले जो क्षेत्र के लोग थे, जो आदिवासी थे, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये जनजातियों के अंदर जो है इस तरह से ये जो परेशानियाँ उनको क्रिएट की गई, इससे उनके संघर्षरत तो हुए, लेकिन उनके अंदर एक विद्रोह उत्पन्न हुआ, जो कि जनजातीय आंदोलन के रूप में सामने आया। ठीक है। समस्या धीरे धीरे जटिल बनती चली गई। जब ये संघर्षरत होते गए तो समस्या और अधिक जटिल बनती गई और अंग्रेज़ों ने स्थानांतरण कृषि पर रोक लगा दी और वन संपदा पर जनजातीय एकाधिकार समाप्त करने के लिए अधिनियम पारित किए। तो उनके राज्यों में जनजातियों को विस्थापित होना पड़ा। कहने का मतलब कि जो ये कृषि पर रोक लगाई, इस चीज़ पर रोक लगाई, यानी उनको कहीं खेतों में जो कृषि करते थे, झूम खेती करते थे या कहीं अन्यत्र एक जगह खेती करते थे फिर दूसरी जगह करते थे, इस तरह से ये बदल बदल करके खेती करते थे। तो उस पर इन्होंने रोक लगा दिया, उनकी वन संपदा पर अपना अधिकार समाप्त कर, उनका अधिकार समाप्त करके अपना आधिपत्य जमा लिया। तो इससे क्या हुआ कि उन जनजातियों को वहाँ से हटना पड़ा और ये दूसरे राज्य में जा कर के बसने लगे। तो अब यहीं से इस जनजातीय संघर्ष एवं आंदोलन विकसित हुए। किसमें? अंग्रेजी शासनकाल में, ब्रिटिश सरकार में जनजातीय संघर्ष एवं आंदोलन विकसित हुए। तो ये तो हुआ आदिवासियों का या जनजातीय आंदोलन हुआ। अब इनकी समस्या क्या थी? उन्हीं चीज़ों को लेकर के समस्या बनाया गया कि कौन कौन से विषय थे। तो उसमें था राष्ट्रीय वन नीति बनाम आदिवासी विस्थापन, यानी जो वन नीति थी उसके अंतर्गत आदिवासियों का विस्थापन किया गया, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज दिया गया। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा हुई थी। ये जो राष्ट्रीय वन नीति जिसके अंतर्गत आदिवासी विस्थापित हुए, ये 1952 में हुआ था। आदिवासी क्षेत्रों में सघन औद्योगिकरण की नीति, यानी आदिवासियों के जो रहन सहन का स्थान था, जहाँ वो रहते थे, उनको हटा करके वहाँ पर कल कारखाने लगाए गए।
आदिवासियों में सजातीय राजनीतिक जागरूकता के दर्शन, अब उनको राजनीति के क्षेत्र की ओर बढ़ाया गया। तो इस तरह से ये समस्याएं उनके सामने आएगी, आदिवासियों की समस्याओं से इनको जोड़ा गया। ये जनजाति, इसके पहले भी हमने जनजातियों की समस्या के बारे में पिछले चैप्टर में, पिछले सेकंड या फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, तो उसमें बताया थे कि जनजातियों की बहुत सारी समस्याएं थीं। उन समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार ने क्या क्या नीति अपनाई है, इसको आप पूर्ण रूप से स्टडी कर जाना। ठीक है, ये तो हम थोड़ा सा केवल बताए हैं कि जनजातियों के साथ क्या क्या होता था। अब इसके बाद एक टॉपिक है कि स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष। शुरू से ही कहा जाता था कि स्त्रियां घर की चारदीवारी में ही अच्छी लगती हैं और पुरुष घर के बाहर। हमने कहीं कहीं पढ़ा भी, पहले वाली जो किताब थी उसमें हमने कहीं कहीं पढ़ा था कि स्त्रियों के पास बहुत विकसित मस्तिष्क नहीं होता है, जिसके कारण से वो सुरक्षित नहीं रह पाती हैं, उनको समाज में नहीं निकलने दिया जाता है। नतीजा ये हुआ कि स्त्रियों पर ही जितने नियम, जितने अधिकार थे वो सब लाद दिए गए, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता नहीं मिली। ये सारी चीज़ें जो है विधवा को एकदम निम्न समझा जाने लगा, मैंने बहुत सारी इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन जब हम 20 के दशक में आए तो स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष होने लगा, और इन संघर्षों के लिए जो सामने आए वो समाज सुधारक थे। समाज सुधारक कौन थे? जैसे राजा राम मोहन राय, इन्होंने क्या किया? सती प्रथा का अंत किया, बाल विवाह का अंत किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, सती प्रथा का अंत किया, बाल विवाह का अंत किया और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। सती प्रथा क्या होती है? जिसमें पति के साथ पत्नी को भी मर जाना होता है, यानी उसके साथ जल जाना होता है। बाल विवाह में कम उम्र में विवाह करना। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने रोक लगाया और समाज को या महिलाओं को या स्त्रियों को उनका अधिकार देने के लिए प्रयासरत हुए। इसी तरह से रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया, विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन दिया। ज्योतिबा फूले ने लैंगिक भेदभाव का विरोध किया, क्योंकि लैंगिक भेदभाव था कि पुरुष और स्त्री जो संख्या में अभी वर्तमान में भी ये समस्या चल रही है, तो इसका थोड़ा उन्होंने विरोध किया कि सब में एक समान अधिकार सबको मिलना चाहिए। सर सैयद अहमद खां, इन्होंने मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। जिस तरह से दयानंद सरस्वती ने बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया था, उसी तरह से सर सैयद अहमद खान ने भी मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया। ताराबाई शिंदे ने पुरुषों को ऊंचा दर्जा दिया। ऊंचा दर्जा जो समाज में मिला हुआ है, इसके विरोध में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, स्त्री पुरुष तुलना। 1882 में ये पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि पुरुषों को ऊंचा दर्जा ही नहीं मिलना चाहिए, बल्कि स्त्रियों को भी मिलना चाहिए। समानता का अधिकार के लिए उन्होंने प्रयास किया। अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा कि एक विधवा थी, उसको सज़ा मिली। विधवा को सज़ा इसलिए मिली कि उसने अपने नवजात शिशु की हत्या कर दी थी, और हत्या इसलिए किया कि वह उसकी नाजायज़ संतान थी। तो उसको तो दंड मिल गया, लेकिन जिसने इस कांड को किया, इस कार्य को किया, यानी बच्चे के पिता को खोजने की कोई आवश्यकता समझ में नहीं आई। इस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी इस पुस्तक में लिखा, और उन्होंने कहा कि पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, बराबरी का अधिकार है, पुरुषों और स्त्रियों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के हम देखें तो समानता के अधिकार पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में एक घोषणा जारी की गई, जिसके द्वारा कांग्रेस ने स्त्रियों को समानता के अधिकार देने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया यानी मैंने एक तरह से दृढ़ हुए उसके प्रति। तो वो स्त्रियों की समानता के लिए जो अधिकार मिला वो क्या था?
वो अधिकार था, सभी नागरिकों के लिए कानून एक समान है, चाहे उनका धर्म, जाति, पंथ या लिंग कोई भी हो। क्लियर है ये? यानी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो या कोई भी लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सबके लिए कानून जो है वह एक है। इस कानून को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा था, किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, पंथ या लिंग के कारण सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या सम्मान का पद दिए जाने अथवा कोई भी व्यापार या धंधा यानी बिजनेस किए जाने के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो। सबको सार्वजनिक रोजगार, सम्मान, किसी भी बिजनेस इत्यादि के बारे में एक समान लिया जाएगा। ठीक है। फिर है मताधिकार का प्रयोग। सबको मताधिकार, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबको मताधिकार का, अपना वोट डालने का, अपना मत देने का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें जो थी 1931 के दशक में चल रही थी। इसके बाद धीरे धीरे जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1970 के दशक में, 1980 के दशक में जो ये पुरानी धारणाएं थीं, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, इन सब के बारे में ही इसी को और प्रबल बनाने का प्रयास किया गया। जब हम 21वीं सदी में प्रवेश किए तो यहाँ पर लैंगिक अन्याय सामने आ गया। क्या हुआ उस समय? लैंगिक अन्याय। इस लैंगिक अन्याय का मतलब है लिंग भेदभाव के लिए, यानी जो वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि भ्रूण हत्या जो बढ़ रहा है वो इसी की देन है, दहेज जो बढ़ रहा है इसी की देन है। क्योंकि इसमें क्या होता है, दहेज बढ़ा मतलब लोगों के पास लड़कियां अगर हो जाती हैं तो दहेज देने के लिए उतना धन कहाँ से आएगा, तो वो लड़कियों का भ्रूण ही ख़त्म कर देते थे, गर्भ में ही उसका समापन करवा देते हैं। इसी तरह से लड़की जो है बोझ हो गई थी। अब हुआ क्या, तब लड़के और लड़कियों का जो अनुपात था वह अनुपात में अंतर आ गया, लैंगिक अनुपात में भारी गिरावट आई। जहाँ 1000 पर कम से कम 980 लड़कियां थीं, वहाँ घट करके 700 लड़कियां हो गई। नतीजा क्या हुआ कि ये असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इसको कहते हैं लैंगिक अन्याय, जो अभी भी विचाराधीन है, आज भी दहेज प्रथा को लेकर के विचाराधीन है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्त्रियों, अब अभी भी वर्तमान समय में अगर हम देखें तो लैंगिक समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और समय समय पर ये करते रहना होगा, क्योंकि यदि संघर्ष नहीं होगा तो स्त्रियों को समाज में स्थान नहीं मिलेगा। तो ये संघर्ष उनको करते रहना है और आजीवन करते रहना है। ठीक है। एक टॉपिक आपकी बुक में दिया है, अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष। अन्यथा सक्षम का मतलब शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति जो होता है वह अन्यथा सक्षम व्यक्ति होता है। इनको समाज में स्थान दे, लेकिन इनके लिए भी सरकार ने आरक्षण कर रखा है और आरक्षण के माध्यम से ही यह आज समाज में स्थान पाने योग्य हो गए हैं। हालांकि इनकी स्थिति भी समाज में बहुत दयनीय स्थिति है, जैसे अंधा, लंगड़ा, लूला, तो इसको लोग एक विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि किसी को कोई चीज़ दिख नहीं रही है तो कहते हैं कि एकदम अंधे हो गए हो क्या। तो ये अंधापन जो है वो अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का निशानी है, लेकिन उसको लोग गाली के रूप में या अन्यथा किसी और शब्द के रूप में ले लेते हैं। तो इसको समाज में स्थान मिलना चाहिए, इसके लिए भारतीय सरकार ने आरक्षण के अंतर्गत इनको भी रखा है। ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर में ये छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे थे। समाज में किस प्रकार से सामाजिक विषमता उत्पन्न हुई है, इन सब छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से हम लोग स्पष्ट किए हैं। और अब इस लेसन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहे हैं लिखने के लिए। आप इस क्वेश्चन को, इस लेसन को कंप्लीट करेंगी। अभी इस खंड में छोटे छोटे 2 टॉपिक बचे हुए हैं, लेकिन हम दूसरे खंड, अगले क्लास में दूसरे खंड ख में से
पढ़ाएंगे आप लोगों को नया लेसन, ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। उसके पहले है भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ, लेकिन उसको ना पढ़ा करके पहले इसको पढ़ा रहे हैं। जब इसको और औद्योगिक समाज को पढ़ा लेंगे तब वो स्पष्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रहे हैं, आज है आपका ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन का समय दे रहे हैं लेसन कंप्लीट करने के लिए। सैटरडे हम आपका देखेंगे कि आपने क्या किया, लेकिन मुझे कॉपी दिखानी होगी। आपने कितना क्वेश्चन का आंसर लिखा है, ये कॉपी मुझे आप क्रम से सेंड करेंगे। इस लेसन का काम जो है सेंड करोगी, और उसके बाद ही हम नया लेसन शुरू करेंगे। देखें कितने लोग इसमें क्रिएटिव होती हैं। ठीक है, सबको क्लियर है मेरी बात? तो अगले क्लास के लिए अगला लेसन आप तैयार करोगी, जो हमने टॉपिक दे दिया है कि ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, और इस लेसन का काम कंप्लीट करोगी।